प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान से 29 रोज बाद अहले खाना की मुलाकात। डॉक्टर अज़मा खान ने 45 मिनट तक मुलाकात की, मगर अलीमा खान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को इजाजत ना मिल सकी। उज़मा खान का कहना है कि इमरान खान की सेहत ठीक है, मगर कैद तन्हाई से जहनी अजियत दी जा रही है। मुल्क में तालीम की बदतरीन सूरत हाल, 1.5 साल बाद भी तालीमी इमरजेंसी पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वजीर आजम भी मीटिंग के लिए वक्त ना निकाल सके। तालीम पर खर्च GDP के 2% से सुकड़ कर 8% तक आ गया। 2% शरह खानदगी 15 साल में बढ़ी है और मुल्क में 6 करोड़ 70 लाख लोग नाखानदा हैं। ख़वातीन में शरह नाखानदगी में भी इजाफा हुआ है। तिजारती खसारा खतरनाक सतह पर, नवंबर में तिजारती खसारा 33% बढ़कर अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा बात करेंगे FBR की कारकर्दगी रिपोर्ट की। महासिल में 26% इजाफा, मगर बड़ा शॉर्टफॉल बरकरार। पेट्रोलियम टैक्स में कमी और टैक्स बेस की कमजोरी बुनियादी अवामिल। IMF रिपोर्ट का सख्त खुलासा, करप्शन, मराहत और कमजोर गवर्नेंस से GDP का 6% तक जाया होने का इंकशाफ। अदलिया की शफाफियत, सरकारी खरीदारी और FBR के निज़ाम पर संगीन सवालात। IMF ने टैक्स सिस्टम को सादा और शफाफ बनाने, गैर जरूरी छूट खत्म करने और अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद में खौफनाक हादसा, रेड जोन सेक्रेटेरिएट के करीब लग्जरी गाड़ी पर सवार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के 16 साला साहबजादे ने स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों को कुचल दिया। दोनों मौके पर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए कमसिन ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया और अदालत में पेश किया। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो मुलाकात हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, कैसे देख रहे हैं इन मसाइल को? जी, हमारे यहाँ तो घूम फिर के सारी जो सियासत या मसले हैं वो अडयाला जेल के बाहर मुलाकात इमरान खान की अपने ख़ानदान से हुई या नहीं, इसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। इस वक्त दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो ज़ोर लगा रही है कि ये वंस इन अ सेंचुरी एक तब्दीली आती है। तो बर्लिन वॉल के गिरने के बाद इस वक्त दुनिया में जो तब्दीलियाँ आनी चाह रही हैं वो 35 साल बाद बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और हर मुल्क अपने मुफादात के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है। यूक्रेन की जो है, रूस क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो जंग जीत रहा है, अपनी टर्म्स पे जीत रहा है। अगर वो अमेरिका की कोशिश है कि वो वहाँ कोलैप्स ना कर दे यूक्रेन की गवर्नमेंट, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, उनको पैसों का भी मसला है, असले का भी मसला है, मैन पावर का भी मसला है। तो कि एक डील ले ली जाए, डील के ज़रिए में ना सिर्फ के 20% जो है यूक्रेन की टेरिटरी चली जाएगी, नेटो की जो साख थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रही है वो ना सिर्फ कि साख टूट रही है, ये भी देखना होगा कि नेटो बरकरार रहती है नहीं रहती है, EU पे उसके क्या असरात हैं, दुनिया की इकानमी में क्या असरात हैं, और जो पूरा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो निज़ाम था वो सारा अपसाइड डाउन होने जा रहा है। साथ में ख़तरा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस जिस तरह 2008 में आया था, स्टॉक्स टंबल कर गए थे, अभी दोबारा वो ख़तरात हो रहे हैं कि AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल कहीं बर्स्ट ना कर जाए, स्टॉक मार्केट में न्यूयॉर्क की कोई वहाँ पे क्राइसिस ना हो जाए, बैंकरप्सीज हो रही हैं। सो आलमी अगर कोई ट्रेड क्राइसिस आता है तो उसके तमाम जगह रिपरकशंस हैं, और हमारे जैसे मुल्क में ख़ास तौर पे, क्योंकि हम बड़े वल्नरेबल मुल्क हैं और दुनिया अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रही है इस तब्दीलियों को कि एक मुकाबला चल रहा है साउथ, ग्लोबल साउथ के दरमियान और वेस्ट की ये तब्दीली बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान में। और हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि प्यूटिन फॉर एग्ज़ाम्पल, वो प्रेसिडेंट प्यूटिन जो है इस हफ्ते इंडिया आ रहे हैं और वहाँ पे जो डिस्कशन चल रही है SIC, जिसका अंदर जो है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, कि ये कोशिश की जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कि ये दोबारा 3 जो बिग एशिया के मुल्क हैं ये मिल पाएँ। हमारे बड़े स्टेक्स हैं क्योंकि हमारी जो है एक जंग की सूरत हाल इंडिया के साथ भी चल रही है, मगर भी साइड पे भी अफ़गानिस्तान के साथ भी टेंशन चल रही है। तो ये मसाइल हैं, दुनिया इसके ऊपर गौर कर रही है। हमारे यहाँ ये है कि जी आज जिस तरह आपने इब्तिदाइये में कहा कि 29 दिन जो है वो बाद आज इमरान खान से मुलाकात हुई, अब ये कोई इशू होना नहीं चाहिए। हमें इसको
सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए, मगर ये इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी, ये क्यों इतनी दिन लगेगी। तो फाइनली आज देखा ये गया कि ये सारे टॉक शोज इसी के इर्द गिर्द हो रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर जिद लगी हुई थी, आज वो नहीं आए तो उसका फ़ायदा ये हो गया कि मुलाकात हो गई है। तो पता नहीं वो आते तो शायद ना होती। अभी वो थर्सडे को दोबारा आ रहे हैं, तो धरना दोबारा होगा, सारी रात वो शायद उनका प्लान है वो बैठे रहेंगे। टीवी टॉक शोज़ के पास भी खबरें कम हो गई हैं, और बाकी ऐसे भी ज़्यादातर हमारे साफ़ी भाई हैं जो इकॉनमी, ज़राअत, इन मामलात को जो है ना वो कोई न्यूज़ वर्दी नहीं समझते। इन टॉपिक्स पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिस तरह मैंने अभी थोड़ा सा नक्शा खींचा है कि इस वक्त दुनिया पूरी जो है, बाकी तो छोड़ेंगे, जो ईस्ट एशिया के अंदर जो समुद्री तूफ़ान है, 1300 लोग मर चुके हुए हैं, 40 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। अभी श्रीलंका जो है, श्रीलंका के बाद समुद्री तूफान इंडिया को भी टच कर रहा है, तो हमारे भी बॉर्डर पे आ गया है। तो एक वर्ल्ड क्लाइमेटिक चेंज चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉलिटिकल चेंजेस दुनिया भर में आ रही हैं जो कि 100 साल बाद, वंस इन अ सेंचुरी होती हैं। और हम मगर किस दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया में क्या हो रही है, आप अपने गेस्ट का तारुफ करवा दें तो उसके बाद हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल चौधरी साहब, मुबारक हो कि फाइनली आज इमरान खान की उज़्मा बीबी से मुलाकात हो गई है। तो अब नाउ व्हाट, अब ये पीटीआई का गुस्सा कम हो गया या ये अभी लड़ाई मार कुटाई आगे चलेगी? देखिए आमिर साहब, पीटीआई का तो हमारे पास तो और कुछ करने को है नहीं। देखिए हमें तो पॉलिटिकल स्पेस ये दे नहीं रहे, हमारी मुंतखब हुकूमत को गवर्नर आज की धमकियां देते हैं। अभी आपने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल हालात का जो है वो उसको जायज़ा लिया है। हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कैपिटल्स को ये मैसेज भेज रहे हैं कि हम एक इंतहाई हसास ऑफिस का, जिसके हमारी नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट लिंकेज है, उसका नोटिफिकेशन नहीं कर पा रहे, और हमने उसको एक जो टॉक ऑफ द जो है वो टाउन बना दिया है। हर जगह पर डिस्कशन हो रहा है, लोग नाश्ते से लेकर शाम तक, रात तक यही डिस्कशन करते हैं। तो हुकूमत की जो ख़ुद की नालायकी है, नाअहली है, वो तो आपके सामने है। इमरान खान साहब से मुलाकात ना करा के सिर्फ एक बात पे ये हुकूमत डरती है कि उनका कोई मैसेज आ जाएगा, वो सुहेल अफरीदी उनसे मिल लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुहेल अफरीदी की थर्सडे को मुलाकात ये नहीं होने देंगे। और ये बेसिकली हुकूमत से ज़रा आप लेवल का काम है। ये 4 दिसंबर के बाद उनके पे ग्रेड से ऊपर की बात, इट्स अबव देयर पे स्केल। 4 दिसंबर को जो एनएफसी की मीटिंग है, जिसपे पूरा सूबाई जो सूबा है केपी, उनकी जो तमाम जमातें हैं वो हुकूमत के साथ खड़ी हैं, और वो नेशनल फाइनेंस कमीशन में अपना हिस्सा जो है वो मांग रही हैं, क्योंकि जो मर्जर हुआ था उनके भी पैसे नहीं आए हैं, और जो 1% एडिशनल ग्रांट देनी थी वो। आप ये कह रहे हैं कि ये मशरूत है एनएफसी पे, कि सुहेल अफरीदी के कोऑपरेशन पे, कि अगर वो कोऑपरेट करेंगे तो उनको मुलाकात मिल जाएगी और उनसे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इसलिए मामला रुके हुए हैं। बज़ाहिर जो है वो नज़र यही आता है। देखिए जो पीछे मामला रुके हुए थे वो तो सिर्फ 26 नवंबर का जो एक मेमोरियल एजिटेशन पीटीआई प्लान करी थी, उसको रोकने के लिए जो है वो करना चाह रहे थे, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब को इंगेज नहीं किया जा रहा, मतलब कोशिश के बावजूद वो इंगेज नहीं हो पा रहे। वो इमरान खान साहब की हिदायत का इंतज़ार करते हैं और वही करते हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं, और वो वही करेंगे जो वो कहेंगे, वो किसी और की नहीं सुनेंगे। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने अली अमीन ख़ान की बनिस्बत जाके अडयाला में रात को गुजारना, एक सख्त सर्द रात में, उससे कारकुनान में उनका एक अपना मुकाम जो है वो बढ़ा भी है। और उन्होंने उनको, उनकी नज़र में सुहेल अफरीदी का ये कंडक्ट, जो पीटीआई के हमारे जो कारकुनान हैं या हम लोग हैं, हम समझते हैं कि सुहेल ने अपनी एक जगह बनाई है, जो कि पहले ज़ाहिर है वो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एमपी हैं, फर्स्ट टाइम आईएसएफ के हैं, उन लोगों उन जगहों से हैं, उन अजला से हैं जो कि वॉर एंड टेरर में फ्रंट लाइन पे थे। तो सुहेल का ये जो एक्शंस हैं, इससे उनकी कबूलियत पार्टी में ज़्यादा बढ़ी। सियासत है। फैसला वैसे तो इस पे भी क्लैरिटी चाहिए कि ये एक परसेप्शन है कि सुहेल अफरीदी को नहीं मिलने दिया जा रहा, क्योंकि जो ये मामला शुरू हुआ या जो हाइप इसने पकड़ी वो तो बहनों की मुलाकात थी, जिस पे ये धरने वगैरह का सारा शुरू हुआ। इस पे भी आपका कॉमेंट लेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी रियाज, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आपकी एक एक्सक्लूसिव ख़बर है आज एजुकेशन इमरजेंसी पे, उस पर बात करेंगे। तो मैं पहले चाह रहा था, अभी हमारे साथ फैसल चौधरी मौजूद हैं, ये अभी फरमा रहे थे
कि पीटीआई के पास, हमारे पास तो और कुछ करने के साथ लिए नहीं है, दीवार के साथ लगा दिया है, तो हम फिर ये धरने वरने ही करेंगे। मैं और आप भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमी को, ज़राअत को, इन मामलात को टच करते हैं, एक पूरी रेंज है कि इकोनॉमी की ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है, पीटीआई को उसमें फ़ाल रोल अदा करना चाहिए। मुझे नज़र नहीं आता कि केपी से फिर भी एक दो लोग हैं जो कि बात करते हैं इकोनॉमी पे। वफाक के अंदर मुझे पार्लियामान में आप जाते हैं, मुझे नहीं नज़र आता, ज़राअत के ऊपर नज़र नहीं आता, वरना जो इस वक्त हालात हैं लोगों के इक़्तिसादी मामलात, बेरोज़गारी के और गुर्बत के, उसके अंदर तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक बड़े मजबूत टॉपिक्स होने चाहिए। क्या कहेंगे? रियाज आपका जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल आमिर साहब, आपने बहुत गहरी और जो है वो अमीर जो है वो टॉपिक को छेड़ा है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि पिछले दिनों मैं यही देख रहा था कि अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो मतलब कम से कम 2-3-4 ऐसे तगड़े लोग होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो इस सारे मामले को जो है वो देखें और बाकायदा तौर पे उठाएं। आज ज्वाइंट सेशन था और मैं वहां पे मौजूद थे, हम प्रेस गैलरी में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह का रोल अदा करना चाहिए, चाहे वो मतलब ठीक है बाकी चीजों के हवाले से तो आपको रगड़ा मिल चुका है या दूसरे मामलात हैं या कुछ चीजों पर इजाजत नहीं है, सेंसरशिप हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी और दूसरी ऐसे मामलात लॉजिकल स्टेटिस्टिक्स के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद वो दम खम नजर नहीं आता, या मुझे नहीं समझ आ रही कि या वो कंफ्यूज्ड हैं या उनके पास कोई ऐसी जो है वो समझबूझ की वाले सलाहियत नहीं है, या उन लोगों को आने नहीं दिया आ जाता। हम देखते हैं कि मुजम्मिल असलम जो हैं वो बड़े बेहतरीन, तैमूर सलीम झगड़ा या मुजम्मिल असलम है, वो केपी में बैठ के उनको वो इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, वफाक में कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल कोई नजर नहीं आता। और ये चीज मैंने सेनेट में भी देखी है और ये चीज बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में भी नजर आती है कि चाहे वो बजट के मामलात हों, चाहे वो बाद औक़ात कई दफा ऐसे होता है कि मतलब जो ज़मीनी वगैरह जो होते हैं, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं, उसके हवाले से कोई डिस्कशन हो, बिल्कुल कोई किसी किस्म की डिस्कशन टेक्निकल इश्यूज पे हमें नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब एक बड़ी अपोजिशन की पार्टी है और इनके पास कोई भी एक दो ऐसे तगड़े नाम नहीं है कि जो आगे आए, बाहर आके जो है वो उसामा मेला जो है वो पंजाब से एक बड़े अच्छे जो है वो एक रुकने कौमी असम्बली है, और जब बजट पास हो रहा था तो उसमें जो चेयरमैन एफबीआर हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने बाकायदा तारीफ की इनकी, उन्होंने कहा था हमें तो इनको जो है वो मुशीर रखना चाहिए कि इतना अमीर गहराई से इन्होंने चीजों का जायजा लिया। इक्का दुक्का रियाज वो होंगी, मगर फैसल चौधरी से मैं पूछना चाहूंगा कि चौधरी साहब, ये एक पूरी एक ब्रिगेड जो है ना वकीलों की, आज तक पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासी पार्टी में मेन स्ट्रीम में इतने वकील नहीं आए थे। सारा कुछ ही पीटीआई ने वकला हजरात को दे दिया कि उस वक्त ये ख्याल था कि जनाब बाकियों के ऊपर पर्चे हैं तो ये शायद थाना कचहरी को बेहतर डील कर लेंगे। ना थाना कचहरी डील हुआ, ना मुकदमात ख़त्म हुए, ना वकला की कोई सियासत हुई, ना जुडिशरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। ये तो नहीं हुआ। बाकी इशूज़ जो हैं, इकॉनमी, ज़राअत, फॉरेन पॉलिसी, हम जिक्र करते हैं, ये कोशिश करते हैं टच करने की, क्यों इस पर फोकस नहीं पीटीआई कर पाती? देखिए, ये बात मैं एग्री करूंगा। इनफैक्ट मेरी खान साहब से भी बात हुई थी तो मैंने उनको ये कहा था कि यू मे लूज़ वेरी गुड लॉयर्स एंड यू विल अर्न वेरी पुअर पॉलिटिशियंस। यानी इनको सियासत तो आती नहीं है, चले वकालत जो भी है वो तो अपनी करें, लेकिन जब आप वकला को सियासत पे लगाएंगे तो सियासत का हाल तो फिर ऐसा ही होगा। उसकी वजह ये है कि देखें, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होता है, आपकी जो इमरान खान साहब की असल टीम थी वो तो उन्होंने कुट मार के भगा दी या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मामला ये है कि ये लोग जो हैं ये अभी इमरान खान साहब की कॉज के ऊपर पॉलिटिक्स सीख रहे हैं और वहाँ पे रोज़ाना जो है आप देखें कि अब जैसे अडयाला के बाहर क्या होता है, इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो नहीं रिले हो रहा काफ़ी अरसे से। जो चीज़ होनी है वो बाहर नहीं आ रही, क्योंकि डिस्कशन जो नैरेटिव है जो बनता था वो इसलिए बनाया जाता था आमिर साहब कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि वो टॉक ऑफ द शोज़ बने। इंस्टेड ऑफ दैट ये होता है कि जी सुहेल अफरीदी आ गए, सुहेल अफरीदी चले गए, या वो होता है क्योंकि बाहर एक्टिविटी वो होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देखिए ना, हमारे जो सेक्टर इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्टेडली DI खान शिफ्ट हो गए हैं, तो ही इज़ नॉट इवन हेयर।
तो अब ये जो रोज़ाना सुबह उठ के आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा भी तजर्बा है, रोज़ाना उठ के एक आपको सोच करनी पड़ती है, आपको शेड्यूल बनाने पड़ते हैं हर 4-5 घंटे के बाद क्या डिस्कशन होनी है। और ये जब पीटीआई का जो नैरेटिव बिल्डिंग था, आप जब इमरान खान साहब खुद बाहर थे तो सबसे पहला मीटिंग वही होता था और सबसे आखिरी मीटिंग भी वही होती थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी सीरियस होती हैं। और इसके ऊपर जैसे आपने ये उसामा का जिक्र किया, उसामा की बैकग्राउंड है, उसको पता है, आप उसको लगाएं। ये जो इस वक्त क्या हुआ है, जो सबसे ज़्यादा नाकामी है, केपी में गंडापुर साहब नहीं वो डिलीवर कर पा रहे थे, आपने बदल दिया। सुहेल अफरीदी मैं समझता हूँ अंडर द सर्कमस्टांसेस एक बहरहाल पार्टी के लोगों ने एक उनसे उम्मीद लगा ली है और वो एक्टिव भी नज़र आते हैं पहले की बनिस्बत। मगर पंजाब के बगैर और सिर्फ केपी की उनकी एक लिमिटेशन आ जाती है कि वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनको एक हर सूरत में बैलेंस करना है पार्टी में भी और अपनी वफाक के साथ एक मिनिमम ताउन वर्किंग रिलेशनशिप वो भी रखनी है। वो स्वाभी के फॉर एग्जाम्पल अभी वहाँ पे धरना था, अब चीफ मिनिस्टर तो जाके अपने सूबे में खुद धरना नहीं दे सकता। तो रियाज ये इस पे क्या कहेंगे ओवरऑल कि ये बस अब फटीग फैक्टर नजर आता है, थक गए हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब मोटिवेशन का मसला है या ये कई जगहों पे सवालात होते हैं, शायद ये इनके बैकडोर राब्ते हैं। और आज भी बात हुई तो सुना है कि खान साहब ने तनकीद की है, जो है वो लोग जो है एक अहम मीटिंग थी उसमें गए थे। तो यहाँ पे जो है ये चीज हमें कौमी असम्बली में जब आप अटेंड करें, प्रेस गैलरी में आप भी रेगुलरली आते रहे और आप आके देखें, फिर आप सेनेट में जब प्रेस गैलरी में बैठते हैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो सेनेटर्स हैं और जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी उसमें वो चीज नजर नहीं आती जिसे वो या वो डंग कह लें या वो एक इम्पेशेंट जिसे कहते हैं कि नजर आता है कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है और इनका जो लीडर जेल में है, तो ये बाकायदा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, वो नजर नहीं आती। और यही चीज जो है वो बाहर भी है, आप सड़कों पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो तो जाहिर है यहाँ पे ओपन में तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन केपी में भी हम देख लें कि हमें वहां पे नजर नहीं आता। बल्कि पंजाब से अब आज जो है कम से कम होना चाहिए था, कुछ नजर आना चाहिए था, पंजाब से कुछ नहीं था। अब ठीक है, पाबंदियां सारा कुछ है, लेकिन आप हाउस में कर सकते हैं। आप कमिटीज आपके पास अगर जब थी भी तो आपने कौन सा बड़ा किरदार अदा किया? पीएससी में जुनैद अकबर साहब थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन बाकी मेंबरान हमें पीपल्स पार्टी वाले और दूसरे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। तो यहाँ भी ये इनके मसाइल हैं। अब ये किस वजह से हैं, अगेन कॉम्प्रोमाइज एक बड़ा लफ्ज है। सब क्या मसाइल हैं? समझ आती है कि मुकदमात हैं, लोग मफरूर हैं, कन्विक्शंस हैं, दौड़े हुए हैं, मगर जैसे भी जो भी हालात हों उसके मुताबिक मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को ढालना होता है और उसके अंदर सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जो है कुछ ना कुछ करना होता है। क्यों नहीं हो पा रहा? सर उसकी वजह तो बिल्कुल सिंपल सी है, वो टीम है। जो टीम होती है वही डिलीवर करती है ना जी। और जो मौजूदा टीम है, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो या दूसरे हो, वो तो केपी में रहते हैं, वो तो जाते नहीं है ना अपने हल्कों में, वो कोई एक्टिविटी करते हैं ना ही कोई लीड करते हैं। आलिया हमजा को जो है वो सज़ा से पहले, बल्कि सज़ा के बाद भी वो जो कुछ भी करती हैं थोड़ा बहुत वही करती हैं, और उनके अलावा तो कुछ पंजाब में मैंने एक्टिविटी देखी नहीं है। अभी आपके सामने था लाहौर में इलेक्शन हुआ 129 में, वहाँ पे किसी शख्स ने जाके ना कोई कैंपेन की, ना कोई जलसा किया, ना कोई उसमें फिर इस सारी सूरत हाल में हिस्सा लेने की ज़रूरत क्या थी? अब देखिए ना, IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें 5300 बिलियन का इतना बड़ा स्कैम है और बहुत सारी डिटेल रिपोर्ट है उसके ऊपर। मैंने खैर मुजम्मिल साहब से भी कहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि आप CM साहब को रिक्वेस्ट करें कि आप साथ बैठ के उसको प्रेस करें और उसकी ब्रीफिंग करें। और यही जो आप डिजिटल मीडिया को लेके आप वफाक में भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को डिप्यूट कीजिए, उनको मामला जो हैं वो कीजिए। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लीडरशिप है उसका ध्यान बार काउंसिल की सियासत की तरफ ज़्यादा है, पार्टी की सियासत तो थोड़ी होगी उनके लिए, वो जो है वो कैपेसिटी कम होगी, वो तो बहुत ज़्यादा पार्टी कामयाब होगी, इसलिए हम बार की भी सियासत करेंगे। इशू ये है सर कि वो बार की भी जो है कोई जिस तरीके से इससे पहले जो 26वीं 27वीं तरमीम जब नहीं थी तो बेहतर हालात है, बार की भी कोई वो वाला रिजल्ट नहीं, बड़ा मिक्स सा मैसेज आता है, बल्कि ज़्यादातर पीटी के खिलाफ होता है। और 2 चीफ जस्टिस भी आ गए हैं बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो है, तो अभी वैसे वो तो इस तरह की खबरें रह गई हैं जुडिशरी से, वरना पहले वो जो आइन के मुकदमात के वो तो सिलसिला ही खत्म हो गया है। सर उसकी वजह बड़ी सिंपल है। देखिए
2 दफ़ा मैं ज़िंदगी में कंफ्यूज हूँ कि करना क्या है। एक जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बंद हुई थी तो वो एक हमें सेटबैक हुआ था। दूसरी दफ़ा अभी मुझे समझ में नहीं आती कि हमें सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वो एलिवेशन जो पहले फील होती थी अब नहीं होती। और FCC का तो बंदा वहाँ पे आज या कल कुछ स्टाफ गया है, वहाँ पे ना नंबर्स लग रहे हैं केसेस के, ना वो टेकअप हो रहे हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। अच्छा, इंट्रा कोर्ट अपील के लिए लार्जर बेंच होता है, तो वो वहाँ पे 5 जजेस ने नीचे सुना हुआ था, 5 जजेस ऊपर बैठ गए, तो उन्होंने कहा जी कि उसके लिए तो लार्जर बेंच बनेगा। अब इतनी कन्फ्यूजन है। देखिए इस गवर्नमेंट को हर जगह पे इतनी कन्फ्यूजन है। रियाज ने तो अपोजिशन की बात की है, लेकिन रियाज आई एम श्योर आपको गवर्नमेंट की भी बताएंगे कि उनकी क्या कारकर्दगी है। माशाल्लाह एग्रीकल्चर तबाह, इकॉनमी तबाह, इंडस्ट्री तबाह, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तबाह, गवर्नेंस की डिलीवरी कोई नहीं। इंटरनेशनल आप जाके 45 दौरे शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। मुझे ये बताएं एक झेले का फ़ायदा किसी पाकिस्तानी को है? हमारी जो रिपोर्ट्स आई हैं, होशरुबा रिपोर्ट्स हैं कि हमारी जॉबलेसनेस जो है, बेरोज़गारी कहाँ पे चली गई है, महंगाई कितने कहाँ पे चली गई है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ इट गवर्नेंस की हालत जो मैंने आपको आगाज़ में बताई, यही कह रहा हूँ कि जॉब अपोजिशन की बड़ी आसान है कि ये गवर्नमेंट जो है इन फ्रंट्स के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर नहीं डिलीवर कर पा रही और बहुत बुरा हालात है। ऐसे में नौकरी जो आसान हो जाती है अपोजिशन की, वो मीडिया के यहाँ से कोई इक्का दुक्का आवाज़ें आ जाएं तो आ जाएं। वो जो शेडो गवर्नमेंट टाइप होती थी रियाज, वो इनफॉर्मली चाहे होती थी, पता होता था ये यार ये इकोनॉमी पे बात करेंगे, ये इस चीज़ पे बात करेंगे, तो वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। रियाज बिल्कुल ऐसे ही है आमिर साहब। ये आपकी वाली बात 100%। आए रोज हम ये देखते हैं कि IMF की रिपोर्ट आ गई, कोई और इशू हो गया, पंजाब में मसाइल हो गए। यहाँ पे इतना कुछ कहने को करने को है कि रोजाना यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, ये फ्रंट रो के जितने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, मेरे ख्याल ये आधा घंटा बोल के जो है नाक में दम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हर चीज स्टेज्ड है। हमने देखा जो जब ये 27वीं तरमीम हो रही थी तो हमने सेनेट में देखा, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से मैंने कहा कि ये क्या तरीका था, आपने वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर ने तकरीर शुरू की और वो जब उन्होंने देखा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बैठ गए, ये वॉकआउट करके चले गए और उसके बाद उन्होंने तहरीक पेश की और जो है बिल की शकवार मंजूरी शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कि इस दुनिया में इश्यूज तो इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पे सिर्फ IMF की रिपोर्ट पे लेकर कम से कम 1 हफ्ता जो है यहाँ पे नेशनल असेंबली में शोर मचाया जा सकता है और आवाम तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है कि चले वो साहब एक जेल में तो हैं, लेकिन ये हुकूमत की कारकर्दगी है कि जब ये कहते हैं कि 5,600 अरब रुपए हमने रिकवर किए नैब के थ्रू, तो वो किन लोगों से पकड़े गए, हमें उनकी लिस्ट दी जाए। फॉरेन पॉलिसी पे आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे तो समझ नहीं आ रही। यहाँ पे तो फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से भी चल रहा है कि शायद वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पे नजर रखे हुए हैं, ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट अगर कंफ्यूज है, लेकिन अपोजिशन तो उससे ज्यादा कंफ्यूज है। पता नहीं उनको किसी चीज का पता नहीं है, या वो शौक नहीं रखना चाहते, या वो चौधरी साहब की बात ठीक है कि उनकी नजर शायद बाहर वगैरह की तरफ है, लेकिन वही सब बात भी है कि बाहर में कहा उनकी ऐसी परफॉर्मेंस आई, सिवाय कराची की एक थोड़ी सी चीज नजर आई है। बाकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई बड़ी कारकर्दगी नजर नहीं आई कि एक्टिविटी की और रिजल्ट ना आया हो। तो जाहिर है मैं ख्याल है इनको जैसे कहते हैं अपिंग द आर्ट ये करना होगा, वरना तो ये जो है वो मजीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ सोहेल अफरीदी पे अगर इत्तफाक करेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। पंजाब को और इस्लामाबाद में पार्लियामान को मुतहरिक करना होगा और पार्लियामान में रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सियासी मामलात की समझ आती है कि एक PTI पे एक मुश्किल दौर है और सबसे मसला उनका जो है मुकदमात हैं, गिरफ्तारियां हैं, मफरूरियां हैं, और बिल्कुल वो जो उनका बयानिया है उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, बिल्कुल वो है अपनी जगह, मगर वो चीज़ें रोकती नहीं हैं, उनको माने नहीं है कि आपने इकॉनमी पे बात नहीं करनी, महंगाई पे नहीं करनी, बेरोज़गारी पे नहीं करनी, गवर्नेंस पे नहीं करनी, फॉरेन पॉलिसी पे जो है फॉर एग्जांपल कोई मैंने सुना ही नहीं है अरसा दराज से कि कोई सेनेट में कोई इस तरह की आवाज़ आई हो। चौधरी साहब कोई इस तरह की आपकी तो अभी इमरान खान से मुलाकात भी बंद हो गई है, पहले आपके ज़रिए कुछ इतला आ जाती थी। अभी ये जो माहौल है, ये जो हम मंजरकशी कर रहे हैं, ये आपके ख्याल में इमरान खान तक ये इतला है कि क्या सूरत हाल है? मेरा नहीं ख्याल कि उनको आगे TV की एक्सेस है, तो आई एम नॉट श्योर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हो उनके तक एक्सेस हो, क्योंकि जिस तरह से आइसोलेशन में उनको रखा हुआ है, जो आज डॉक्टर उज़मा खान ने बयान किए हैं, और ये पहले भी हुआ था, पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, देन मैंने पटिशन फाइल की थी। देखिए असल में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आमिर साहब, ये जो PTI या हम लोग बयान करते हैं ना हमारे लोग,
वो प्रॉब्लम है, इनके पास हल कोई नहीं है। लेकिन ना आपको सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। सोल्यूशंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा कभी एग्रेसिव होना पड़ता है, कभी माइल्ड होना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता है, कभी और जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। यानी इमरान खान साहब से जब मैं वहाँ पे अडयाला में हैंडल कर रहा था, तो आपका क्या हाल है, जिस लेवल की मुखासमत है इमरान खान साहब की, इट वाज नॉट नेवर एन ईजी जॉब कि आप ये सारी चीज़ें इंश्योर करें। इट वाज ऑलवेज एज डिफ़िकल्ट एज इट इज़ नाउ। अब प्रॉब्लम ये है कि अदालतों में हमारा केस भी नहीं लग रहे, बारें भी हमारे साथ नहीं है। हर बार के साथ, कौंसिल के साथ, हर बार एसोसिएशन के साथ हमारी जो है लड़ाई है। इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लेते हैं हमारे लोग, हमसे वो लोग वोट लेते हैं और फिर छलांग मार के दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जैसे एक कड़मास पंजाबी का लफ्ज़ है, आप तो समझते होंगे, जस्ट फॉर योर व्यूअर्स और आपके जो है, यानी एक कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना, ट्रांसलेट नहीं हो सकता। हाँ वो, लेकिन मतलब उसको मैं समझ आ गई, कुड़मास पेचीदा सूरत हाल है कि पार्टी तो रही कोई नहीं है। इमरान खान साहब का बयान आता है और कारकुनान उसको करते हैं। बीच का जो है कैडर, उसने खुद को इरेलेवेंट किया हुआ है। उनका टोटल काम ये है कि वो जाके अडयाला के बाहर जाते हैं। अब देखिए ना, आप टीमें बनाते हैं, आपने इकॉनमी की टीम बनानी है, आपने फॉरेन अफेयर्स की टीम बनानी है, आपने सियासत की टीम बनानी है, आपने लीगल टीम बनानी है जो कि लीगल इश्यूज पे बात करेगी, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पार्लिमानी कमेटी में, मुझे याद है शेर खान साहब को किस लिए रखा हुआ है, यकीन करें वो मोस्ट इनएक्सेसिबल, मतलब कहने को वो जो है चेयरमैन है गलबन जो है, मगर वो स्वाय 2-3 जगह उनके एक पेट लोग हैं जो उनसे मुश्किल सवाल नहीं करते, वो उन तक ही अवेलेबल हैं। किसी जगह ना वो इन इश्यूज पे बात करते हैं, ना अगर कोई उनका काम है लोगों को बाकी को 30 मार खान है तो वो भी बता दें। मैं ना बाकी को 30 मार खान है तो उसका भी नाम ले दें। देखें अभी बात यह है कि आप देखें, प्रॉब्लम है कि पीटीआई की जो पार्टी है वो बिल्कुल ही बिहेव करती है इस तरह से जिस तरह से कोई लीडरशिप है। फिर मुझे तो खैर वो टारगेट कर लेते हैं कि जी आप लीडरशिप पे तनकीद करते हैं। तो जो है ना वो कंप्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि जो है ना आप दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं, तो ये इल्जाम नहीं, लगता चारों है तरफ आपने दो के कमाल काम कर दिए हैं। आप मेरी एबिलिटीज को ही अंडरमाइन कर रहे हैं, तो इस तरह ना करें। पूरे ग्राउंड में छाए हुए होते हैं। हाँ नहीं, गुजारिश ये है कि ये देखिए, ये टास्क है, ये बड़े सीरियस काम होते हैं जो आपके जिम्मे जॉब लगता है ना जी, फिर आपको करना चाहिए। अभी तो समझ नहीं आता टास्क आपका, जिसमें मैं कह दूं कि सबसे ज़्यादा जो कामयाब है कि हमारे जैसे लोगों को, और आई एम श्योर मोस्ट शॉट आफ्टर पीटीआई में बंदे आप ही हैं, 3 स्क्रीनों पे नजर आ ही जाते हैं रोज। तो ये इसके लिए भी एक नहीं, वो देखें जब तक इमरान खान साहब अंदर हैं तो मैं समझता हूँ मैं चाहूँगा कि रियाज की जो है ये इश्यूज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये ही सेड शी सेड ये चलता रहता है, ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के बड़े ये मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, हमेशा ही गुजरते रहते हैं, मगर ये इश्यूज़ हैं। ये एजुकेशन का फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, ये रोज़ हम सुनते हैं कि जी एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है, रोज़ जो है आप कह रहे थे उनके गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, उनकी कम अज़ कम मीडिया के कैंपेन के हवाले से सोशल मीडिया पे लगता है कि पता नहीं क्या कमाल कर दिया है। वो तो रियाज जैसे रिपोर्टर हजरात है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आते हैं कि जनाब अंदर से कहानी कुछ और है, या ये एजुकेशन की स्टोरी। जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही बयान कर दें कि एजुकेशन जो है पाकिस्तान में, दुनिया में किसी जगह इनकलाब नहीं आ सकता जब तक आपकी बुनियादी एजुकेशन ना हो। और ये इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, ये 1.5 साल पहले भी होती रही। इमरजेंसी का मतलब है कि जनाब हमने जो है ना ये कमिटमेंट की हुई है कि 4% GDP का जो है ना हम एजुकेशन पे लगाएंगे, वो 2% से होके 0.8% पे आ गया है। और इमरजेंसी लगाई, हमने कहा चलो जी शहबाज शरीफ साहब स्पीड अप देखते हैं। वो स्पीड का, ये रियाज साहब की मैं स्टोरी ये खुद ही बताएंगे इसकी तफसीलात, कि 1.5 साल से ऐसी इमरजेंसी है कि उसकी मीटिंग ही नहीं हो पाई। रियाज ज़रा थोड़ी सी बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, आपने एआई रेवोल्यूशन की बात की, उससे तफसील में एजुकेशन की तफसील से पहले थोड़ा सा बता दूं कि बिलाल बिन साकिब जो इनको बड़ा अहम उहदा दिया गया था, कैबिनेट की जो वेबसाइट है उससे उनका जो तारुफ था, सारा कुछ था, वो भी डिनोटिफाई कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि क्या मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ
कि हमें तो कहा गया था कि क्रिप्टो और ये जो सारी जो करेंसी और ये जो सारी डिटेल्स है, इसके हवाले से पाकिस्तान में पता नहीं क्या आ जाएगा, कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। अचानक कहाँ पे हमारे मामलात हुए, क्योंकि ट्रंप की फैमिली मेंबर्स की कुछ कंपनीज हैं, वहां भी इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको आपको डी नोटिफाई करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ आप वापस आते हैं एजुकेशन की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही मैं इस इशू को काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, और आज के ट्वीट के बाद मुझे काफी वज़रा के एक दो करीबी लोगों ने जो है वो चीजें भी बताई, वो भी मैं साथ में बताऊंगा। लेकिन अहम चीज ये है कि मई 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया या उनसे करवाया गया कि जनाब एजुकेशन इमरजेंसी जो है मुल्क में अनाउंस की जाए। मुल्क में जो है वो जो एजुकेशन के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, और उसमें जो टारगेट था वो ये था कि आउट ऑफ जो स्कूल चिल्ड्रन है या स्कूल से बाहर जो हैं, वो 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं जो स्कूल से बाहर है। सिर्फ इस्लामाबाद में 70 से 80 हजार बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा जी। बच्चे स्कूल से बाहर की रेशियो पाकिस्तान में है। 2.5 करोड़ बिल्कुल। बच्चा जो कि स्कूल से बाहर है, उसकी कोई तालीम नहीं है, वो मुआशरे पे ऊपर एक लाइबिलिटी, एक बर्डन होगा, वो क्राइम के अंदर भी उसकी रुग़बत होगी, बेरोज़गारी भी होगी, तो और बुरे हालात होंगे। प्लीज़ ज़रा ये बताइए कि इमरजेंसी जो नाफिज की है उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद क्या हुआ कि जनाब वजारत तालीम ने पिछले साल पूरा साल मई के बाद यानी उन्होंने कहा कि जनाब कोई मीटिंग का टाइम मिल जाए तो हम जो है वो मीटिंग डिस्कस करें कि जनाब हमने आगे इसके वाले से क्या करना है। तो पिछला साल पूरा टाइम नहीं मिला, और अभी जो है ये तकरीबन आप समझें कि साल ये भी गुजर गया। तो आप तक यानी तकरीबन 18-19 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है अगर मई 2024 से देखा जाए। तो वजीर आजम हाउस की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सितंबर में कुछ चांस था कि 23-24 को कोई मीटिंग होगी, लेकिन वो टाइम भी नहीं मिल सका। बीच में जो है वो कुछ मामलात हो गए अफगानिस्तान और ये वो सारे। बहरहाल ये तो बहाना है, लेकिन दानिश स्कूल के हवाले से वो कई मीटिंग कर चुके हैं, मुजफ्फराबाद जा चुके हैं, इस्लामाबाद में जो है वो जमीन का इफ्तिताह हो चुका है, इस पे I-14-15 में काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन इमरजेंसी के हवाले से और इतनी संगीन सूरत हाल है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, उसके अपने फिगर जो है वो इंतहाई परेशान कुन है। और उनके मुताबिक और ये जो इमरजेंसी है ये 2011 और 15 में जो है वो आ चुकी है। 2015 में भी नून लीग का जो दौर था, मियां नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो जीडीपी का दायरा है, आपने जैसा कहा कि 4% हमने खर्च करना था, हम 2% पर पहुंचे और अब उससे भी कम होता जा रहा है। 1.4% ऑफ द जीडीपी हो चुका है 2024-25 में का ये जो साल चल रहा है, और आगे 25-26 बल्कि 25-26 स्टार्ट हो चुका है। तो 1.34 तक बात जो है वो आ चुकी है। और इसके साथ साथ तकरीबन जो एक और खतरनाक चीज है वो ये है कि जो लिटरेसी रेट है वो मुसलसल जो है वो नीचे जा रहा है। अब जो ही आबादी बढ़ रही है तो हमारा जो लिटरेसी रेट है जो पहले 60% था जो और कुछ साल पहले तक तो तकरीबन 11 सालों में हमारा 2% जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ा है। और साल 2011 में और ये जो 2% भी बढ़ाया जाता है, ये फिगर्स में बढ़ाया जाता है। एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत नीचे जा चुकी हुई है, दूसरा ये भी फिगर्स भी जो है ना कई दफ़ा इतने रिलायबल नहीं होते, कई दफ़ा मैच नहीं करते हैं। मगर ये जो ओवरऑल जो है कि पिछले टोटल आबादी का जो है 5 साल में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद कम करके 90 तक लानी थी, ये टारगेट था। मगर जो है अभी मुल्क के अंदर नाखानदा अफराद की तादाद 6 करोड़ 70 लाख है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर तालीम याफ्ता मुल्क जो है, आबादी का ऑफ कोर्स मसला है, मगर कहते हैं कि अगर आबादी पढ़ी लिखी हो और नौजवान अगर ट्रेंड हों, स्किल्ड हों, पढ़े लिखे हों तो वो कई दफ़ा एसेट बन जाता है। मगर अगर वो नालायक हों, नाखानदा हों तो वो लाइबिलिटी है। चौधरी साहब, ये एक जनरल मसला है, इस पे आप भी मैं चाहूँगा थोड़े से कमेंट्स अपने अगर दे सकें। देखिए, जो इनकी इमरजेंसी का हाल मैं आपको पंजाब में बता सकता हूँ। स्कूल जो हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स आउटसोर्स किए जा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और वहाँ पे जो 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 एजुकेशन है और जो ये मामलात हैं, इनको तो बिल्कुल आप देखेंगे जो भी इतने ज़्यादा पैसे लगा के कैंपेन्स की जा रही हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड वर्क आप जाके देख लें कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बच्चे बाहर हैं। और इस अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, 15 लाख इस वक्त जो है इमरजेंसी जॉब्स चाहिए। लोग जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, वो बैठे हुए हैं इंतज़ार में। और फिर आजकल एक नया काम शुरू हो गया है कि जो बाहर जा रहे हैं उनको भी ऑफलोड कराना शुरू कर दिया है। यानी लोग पहले पाकिस्तान में भूखे मरे,
अब अगर वो बाहर जाके कुछ कमाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके ये कहना शुरू कर दिया जी कि ऑफलोड करें जी, ये करें जी, वो करें। जस्ट टू ऐड इन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जॉब्स देना हमारा काम भी नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है। चले वो, लेकिन प्राइवेट जॉब क्रिएशन तो उनका काम है ना। क्रिएशन करना, माहौल बनाना, इकोनॉमी का पहिया चलाना जिससे कि जॉब क्रिएशन हो, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एक झेले की एफडीआई नहीं आई, एक झेले की। आप देखें कि जो फॉरेन डायरेक्ट झेले की सिर्फ नहीं आई नहीं है, वो नेगेटिव में जा रही है। वो 5 तो चली गई, 5 मल्टीनेशनल्स चली गई और उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्शन 24% आपका एफडीआई जो है वो कम हो गया है। ये इस साल का लेटेस्ट फिगर है, खौफनाक हद तक है। मैं इसके ऊपर वैसे मैं चाहूँगा एक वाक़या मैं चाहूँगा रियाज से कि इस्लामाबाद में ये एक बच्चा जो कि मुबैना तौर पे बताया जा रहा है किसी जज साहब का बेटा है और एक्सीडेंट में 2 बच्चे मारे गए हैं और ये बच्चा नाबालिग था मुबैना तौर पे। इसकी मैं चाह रहा हूँ तफसीलात रियाज अगर पहले बता सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रात तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम जो है वो बताया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, वो हाल ही में अभी बलोचिस्तान से सुनने में आया कि आए हैं और उनका ये तकरीबन जो आईडी कार्ड सामने आया है उसमें 16 साल जो है वो उनकी उम्र बताई जा रही है और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो स्नैपचैट पे वीडियो बना रहे थे और इस दौरान जो है वो एक V8 मेरा ख्याल काफी बड़ी गाड़ी समझी जाती है वो चला रहे थे रात के 12 बजे। तो ये 2 बच्चियां थी जो है वो जा रही थी और ये ज़ाहिर वीडियो बना रहे थे, उस दौरान उनका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ज़ाहिर कम उम्र भी थे तो उन्होंने उन दोनों बच्चियों को कुचल दिया और मौके पे ही वो है वो जान बहक हो गई। लेकिन जो पुलिस की FIR है वो हैरानकुन तौर पे बच्चे की उम्र का जिक्र नहीं करती, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ये कम उम्र था और उसके साथ साथ FIR के अंदर जो बच्चे की जो वल्दियत है उसका जिक्र भी जो है वो नहीं किया गया, उसकी उम्र को मतलब ये तमाम चीजों को छुपाया गया है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है और जो है 4-5 रोजा जो रिमांड है वो भी बच्चे का हो चुका है। लेकिन जाहिर है अनफॉर्चुनेटली क्वेटा में आपको याद होगा एक जमाने में एक MPA थे और वो उसके बाद हमने देखा कुछ अर्सा केस चला, वीडियोस चली और उसके बाद जो पुलिस के ऊपर जो संतरी खड़ा था सड़क के ऊपर और उसको रोनते हुए गाड़ी गई और उसके बाद उनकी तो अनफॉर्चुनेटली शायद यहाँ पे भी ऐसा ही हो क्योंकि बहुत बड़ी असामी जो है वो उठाना होता है उसके लिए फुर्तियां और होती हैं, जिनको नहीं उठाना होता ये सारा सुबह से ये FIR सुना है बड़ी मुश्किल से हुई है और ये देखेंगे इस तरह के वाकयात में। चौधरी साहब ये IMF की एक जो बहुत बड़ी जो उन्होंने 186 फाइंडिंग है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है जब तक पाकिस्तान के अंदर निज़ाम सल्तनत बेहतर नहीं होगा, जुडिशरी का इंतज़ामिया का निज़ाम नहीं ठीक होगा, ये इकोनॉमी नहीं चल सकती, ये मॉडल नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? देखिए कतई नज़र इस वाक़े से आज वो बच्चा गिरफ्तार हुआ है, उसका रिमांड हुआ है, जो पर्चा रिमांड मैंने पढ़ा है उसमें जज साहब का नाम भी है और ये सारी बातें हैं फॉर द जस्ट टू स्ट्रेट इन द फैक्ट। और अब वहाँ पे इनका क्या होता है आगे वो तो जो भी कानून के मुताबिक मामला है वो होना चाहिए और आई होप के जुडिशल इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल होगा, वरना 4 दिन का रिमांड जो है आज जो दिया गया है वो भी एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। एनीवे सर बात यह है कि इस वक्त आमिर साहब जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में अमीर से तरीन हो गया है और गरीब तरीन हो गया। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, ज़िम्मेदार जो हैं वो चीख रहे हैं। आपने बॉर्डर ट्रांजिट बंद कर दिया है, उस ट्रेड से जो डायरेक्ट नुकसान हो रहा है वो ज़िम्मेदार का हो रहा है। इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही है, आपकी जो मीडिया में कितने ले ऑफ्स होते हैं आपको मुझे बहुत ज़्यादा पता है। इस वक्त जिस तरह मामला जिस तरह से चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान में जो बिज़नेस फ्रेंडली चीज़ें हैं, इंटरनेट है, उसकी आप हालत देख लें क्या है। आप जाके जो कहीं पे बिज़नेस करना चाहें आपको ना तो कोई फाइनेंस करता है, ना कोई बैंक तैयार है, ना आपको हुकूमत मदद करने को तैयार है। ऊपर से जो FBR के ये तो अभी जो SIFC के हेड हैं जनरल, उनका भी बयान आ गया है कि जी जो जिस किस्म के अमाउंट लगाए गए हैं, टैक्सेशन की गई है, जिस तरह से मामलात किए गए हैं उससे पाकिस्तान में बिज़नेस जो है वो नहीं आ सकता। IMF की रिपोर्ट के ऊपर इटसेल्फ ISFC के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई हैं। सो देयर इज नो यहाँ पे कोई क्लैरिटी ये मामला तो तब हल हों अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के अंदर वापस आए, वो दौरा करने कभी रहें। मैं क्विकली चाहूँगा रियाज को ज़रा सम अप कर दीजिएगा कि ये ठीक है कि गैर कानूनी पे तो जा रहे हैं, ये जो है डंकियाँ मार के जा रहे हैं, इसके ऊपर रोकना चाहिए
मगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए फैसिलिटेट करना बच्चों का जो कानूनी तौर पे बाहर जा रहे हैं और उनको प्रमोट करना। पाकिस्तान 40 तरसीलात पे रहा है, ये पहली दफ़ा अब बताया जा रहा है कि $40 बिलियन जो उसको क्रॉस कर जाएगा, शायद $42 बिलियन का अब रेमिटेंसेस का होगा। तो पाकिस्तान ये जो बच्चे बाहर से पैसे भेजते हैं, हम तो 40 उस पे रहे हैं, हमारे ये शारग है, क्या कहेंगे? आमिर साहब, ये बहुत अहम नुक्ता है और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये तो हर शख्स का आईनी हक है कि अगर कोई शख्स बाइज्जत तरीके से वीजा उसके पास मौजूद है और किसी अगर जॉब के अगेंस्ट जा रहा है, आज़ाद वीजा है, अगर वो जाना चाहता है और सब चीज़ें पूरी हैं तो उसे तंग ना किया जाए, जलील ना किया जाए। मैं ज़ाती तौर पे कुछ ऐसे एजेंट्स को जानता हूँ जो ट्रैवल एजेंट्स थे, उन्होंने कहा कि जनाब हमने एक फ्लाइट से उसको उतारा, यानी उसको FIA ने ऑफलोड किया और उसके बाद हमने साजबाज की और कुछ घंटों बाद या अगले दिन हमने जो है उन्हीं FIA के लोगों को पैसे शैसे दे के बाकायदा तौर पे हमने उस बंदे को निकलवा भी दिया। तो ठीक इस है। तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो और ये मतलब ये मैं उन लोगों की बता रहा हूँ जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं लोगों को बाहर भेजने में। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।